नमस्कार छात्रों, हिंदी व्याकरण विकारी शब्द क्रिया भाग 2 में आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण विकारी शब्द क्रिया में हमने पहले भाग में क्रिया किसे कहते हैं तथा क्रिया के दो मुख्य भेद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में चर्चा की। सकर्मक क्रिया थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है या जिस वाक्य को क्या और किसने इन शब्दों से प्रश्न बनाकर अगर पूछा जाए तो जवाब मिलता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती या प्रश्न पूछे जाने पर भी जवाब नहीं मिलता, यानी क्रिया के ये मुख्य दो भाग यहाँ पर हम बता सकते हैं। अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक है सहायक क्रिया और दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलो सहायक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। जो क्रिया मुख्य क्रिया के विशेष अर्थ को प्रकट करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा हम फिर से देखेंगे। जो क्रिया मुख्य क्रिया के विशेष अर्थ को प्रकट करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो मुख्य क्रिया होती है वह क्रिया या उस क्रिया को अर्थपूर्णता प्रकट करने के लिए या अर्थपूर्णता प्रदान करने के लिए जो क्रिया सहायता करती है, मदद करती है, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। इसके बाद हम संयुक्त क्रिया के बारे में जानेंगे। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? यह कोई अलग प्रकार नहीं है। सहायक क्रिया और मूल क्रिया, यहाँ पर परिभाषा दी है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जब दोनों के मेल यानी कि दोनों मिलकर जो वाक्य को अर्थपूर्णता प्रदान करती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। यानी कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जब दोनों आएगी तो वह संयुक्त क्रिया बन जाएगी। ठीक है, यानी कि सहायक क्रिया क्या करती है? मुख्य क्रिया को मदद करती है और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जब इकट्ठा आते हैं तो वह संयुक्त क्रिया बन जाती है। जैसे पंडित शादीराम सोचने लगे। अब यहाँ पर देखिए, पंडित शादीराम सोचने लगे। सोचना क्रिया है, लगना सहायक क्रिया है। ठीक है, पंडित शादीराम सोचने लगे यानी लगे यह क्या कर रहा है? मुख्य क्रिया को सहायता कर रहा है। ठीक है, सोचने लगे। सदानंद के मन में एक विचार जाग उठा। मैंने 2 टिकट खरीद लिए। अब देखिए इन वाक्यों में सोचने लगे, जाग उठा और खरीद लिए, यह संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया कैसे? तो देखिए सोचने लगे संयुक्त क्रिया है। ठीक है, सोचना और लगना, यहाँ पर सोचना मुख्य क्रिया है और लगना यह सहायता करती है, इसलिए सहायक क्रिया है। और इन दोनों के मेल से यहाँ पर संयुक्त क्रिया बन गई है। सदानंद के मन में एक विचार जाग उठा। अब यहाँ पर जाग उठा संयुक्त क्रिया है, लेकिन जागना यानी जागना मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है।
उसे सहायता कौन कर रहा है? उठा, यानी उठना। ठीक है, यह सहायता कर रही है। मैंने 2 टिकट खरीद लिए। खरीदना मुख्य क्रिया है और लिए सहायक क्रिया है। यानी कि देखिए, इन संयुक्त क्रियाओं में सोचना, जागना और खरीदना यह मुख्य क्रिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और लगना, उठना और लेना यह सहायक क्रिया है। यानी ऊपर के वाक्यों में लगना सहायक क्रिया है जो सोचने की क्रिया का आरंभ सूचित करती है। ठीक है, यानी कि अभी अभी उन्होंने सोचना शुरू किया। यानी कि इन तीनों वाक्यों में से हमें क्या पता चलता है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, जब दोनों संयुक्त क्रिया जिस वाक्य में हो तभी उस वाक्य की अंतिम क्रिया जो होती है वह सहायक क्रिया होती है। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में ऐसा आए कि दिए गए वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्य में जो सहायक क्रिया है वो पहचानिए, तो आपको क्या करना है? जैसे लगे, उठा, लिए, यह क्या है? सहायक क्रिया है और उसे लिखने के बाद उसका सामान्य रूप उसके आगे लिखना है। जैसे लगे, लगना, उठा, उठना, लिए, लेना। ठीक है, समझ में आया? यानी सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में 2 क्रियाएं होती है, मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया को सहायता करने के लिए और एक क्रिया होती है, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर सहायक क्रिया के उदाहरण देखिए। बच्चे ने किताब फाड़ डाली। मैंने अभी जैसे ही आपको बताया कि जब परीक्षा में ऐसे उदाहरण आए तो हमें क्या करना है? उसका सामान्य रूप वहाँ पर लिखना है। बच्चे ने किताब फाड़ डाली। फाड़ यह क्या है? मुख्य क्रिया। उसका सामान्य रूप हमने क्या बनाया है? फाड़ना। डाली, डालना। वह अपने आप चला आएगा। चला आएगा यह संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर चला यह मुख्य क्रिया है, उसका सामान्य रूप चलना। आएगा यह सहायक क्रिया है। ठीक है, तो उसका सामान्य रूप क्या बना? आना। वह दिन भर खेलता रहा। खेलना, खेलता रहा यह संयुक्त क्रिया है। खेलना यह खेलता का सामान्य रूप है जो मुख्य क्रिया में यहाँ पर आया है। रहा, रहना। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पर सहायक क्रिया का उदाहरणों के माध्यम से सहायक क्रिया किसे कहते हैं यह पता चलता है। तो चलो अब आगे जाकर हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छाट कर लिखिए। आपको अब यह सारे वाक्य जो है वो अपने कॉपी में लिखने हैं और कॉपी में लिखने के बाद इनमें से सहायक क्रिया अलग करके लिखनी है। जैसे हमने अभी देखा, डाली, डालना, आएगा, आना, रहा, रहना। ठीक है, उसी तरह इन 6 वाक्यों में से सहायक क्रिया छाट कर, यानी सहायक क्रिया उन वाक्यों में से अलग करनी है। वाक्य अलग करना है नहीं, सिर्फ एक उदाहरण के लिए, वह मन मारकर बैठ गई। गई यह सहायक क्रिया है, तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? नीचे वाक्य लिखना है और उसके नीचे लिखना है गई, आगे जाकर वहाँ पर लिखना है उसका सामान्य रूप जाना। ठीक है, वाक्य वैसे का वैसा लिखना है और नीचे सिर्फ सहायक क्रिया अलग करके लिखनी है। जैसे सिर्फ गई और उसका सामान्य रूप जाना। ठीक है, समझ में आया? चलो अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं यह हम देखेंगे। जिन क्रियाओं से यह सूचित होता है कि वे स्वयं
कर्ता द्वारा नहीं हुई, यानी कि जो क्रिया स्वयं कर्ता नहीं करता, उसकी प्रेरणा से अन्य द्वारा हुई है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए वाक्य शब्द ही ऐसा है प्रेरणार्थक। प्रेरणा यानी कि हम किसी व्यक्ति की प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसका अनुभव, उसका आदर, यानी कि वह हमारा प्रेरणा स्थान बन जाता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि हमें भी उसी की तरह होना चाहिए, यानी वह कार्यकर्ता जो है वह कर्ता से हम क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कर्ता खुद कार्य नहीं करता, वह किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। परिभाषा से यही जान पड़ता है। परिभाषा हम फिर से देखेंगे। जिन क्रियाओं से यह सूचित होता है कि वे स्वयं कर्ता द्वारा नहीं हुई, उसकी प्रेरणा से अन्य द्वारा हुई है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए उदाहरण है यहाँ पर, लड़के ने सामान रखा। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, लड़का, यानी यहाँ पर खुद लड़का कार्य कर रहा है, करता है, ठीक है। लड़के ने बहन से सामान रखाया। यहाँ पर कर्ता कौन है, लड़का, उसे किसे प्रेरित किया है, बहन को, ठीक है। लड़के ने बहन से कहकर नौकर से सामान रखवाया। अब ऊपर के तीनों वाक्यों को आप ध्यान से देखिए, उनमें क्रिया कौन सी है, रखना, ठीक है। पहले वाक्य में क्या किया है, लड़के ने स्वयं कार्य किया है, स्वयं सामान रखने का कार्य किया है। दूसरे वाक्य में लड़के ने स्वयं सामान रखा नहीं, उसने क्या किया है, अपने बहन से सामान रखाया है, ठीक है। तीसरे वाक्य में लड़के ने खुद कार्य किया है, नहीं। बहन से कार्य करवाया है, नहीं। तो उसने क्या किया है, बहन से कहकर नौकर से काम करवाया है, नौकर से सामान रखवाया है। यानी इन तीनों वाक्यों में क्रिया का कर्ता कौन है, लड़का। पहले कर्ता है लड़का, उसने खुद कार्य किया है। दूसरे में भी कर्ता कौन है, लड़का, लेकिन उसने किसे प्रेरणा दी है, बहन को। तीसरे वाक्य में भी लड़का ही करता है, लेकिन उसने बहन से किसे प्रेरणा दी, नौकर को, ठीक है। इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यानी कि देखिए इन तीनों वाक्यों में प्रेरणा दी गई है। पहला वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है नहीं, सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है, लेकिन दूसरे और तीसरे वाक्य में प्रेरणा दी गई है, इसका हमें उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर दूसरा वाक्य देखिए, लड़के ने बहन से सामान रखाया, यानी लड़के ने किसे प्रेरणा दी, बहन को, इसलिए वह प्रथम प्रेरणार्थक बनती है। दूसरा है लड़के ने बहन से कहकर नौकर से सामान रखवाया। यहाँ पर लड़के ने बहन को प्रेरणा दी, प्रथम है, लेकिन बहन ने नौकर को प्रेरणा दी, यह द्वितीयक है, ठीक है। इससे यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप बनते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो उसके पहले भाग की ओर हम चलेंगे। पहला रूप है प्रथम प्रेरणार्थक। वाक्य में देखिए, इसकी परिभाषा है, वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित हो तब वह प्रथम प्रेरणार्थक रूप में क्रिया होती है, ठीक है। यानी लड़के ने बहन से सामान रखवाया, यहाँ पर लड़का उपस्थित है, ठीक है। वह क्या कर रहा है, प्रेरणा दी है, उसने किसे प्रेरणा दी, बहन को,
इसलिए वह वहाँ पर है। लड़के ने बहन से सामान रखाया, ठीक है, यानी उसे वह प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक देखिए, वाक्य में परिभाषा देखिए, कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में क्रिया होती है। जैसे लड़के ने बहन से कहकर नौकर से सामान रखवाया, यानी लड़के ने यहाँ पर खुद कार्य किया नहीं, बहन से प्रथम प्रेरणा दी नहीं, तो उसने बहन से कहकर नौकर से सामान रखवाया, यानी द्वितीय प्रेरणा दी, यानी लड़के ने बहन को, बहन ने नौकर को, इसलिए वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बनता है। ठीक है, समझ में आया प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं? तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई प्रेरणार्थक क्रिया पहचान कर उसके प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया वाक्य के अंत में होती है, इससे आपको क्या पहचानना है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। ठीक है, माँ ने बच्चे को गीत गाकर सुलाया, यहाँ पर क्रिया कौन सी है? सुलाया। पड़ोसी ने नौकर से मेहमानों को शरबत पिलवाया, यह क्रिया है। बंदर ने टोपी वाले को चिढ़ाया। मालिक ने मैनेजर द्वारा मजदूरों को पैसे दिलवाए, यह क्रिया। रोहित ने विरोधी दल वालों को मित्रों से पिटवाया, यह क्रिया है। तो सुलाया, पिलवाया, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिलवाया हुआ है तो वहाँ पर पिलवाया है। ठीक है, चिढ़ाया, दिलवाए, पिटवाया, यह सारे क्या है? क्रिया है, और आपको उसका रूप पहचानना है, वह प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है। हम यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक जब हम रूप देखते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ क्रियाओं के भी प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। जैसे दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। इसी प्रकार हम सिर्फ क्रिया के भी प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। तो आप क्या करें, आप इन उदाहरणों के साथ साथ ऐसी 10 क्रियाएं लीजिए, उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप अपने कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आज हमने क्रिया और उसके भेद और उसके प्रयोग के आधार पर के भेद, इन भेदों पर चर्चा की, उसका अध्ययन किया। आशा है आप सबको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।